ख़वातीन हज़रात आदाब, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़ पर प्रोग्राम सलाम जेके और सलाम जेके प्रोग्राम लेकर मैं साहिल अमीन आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर और स्टूडियो में मेरा साथ निभा रहे हैं खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ आसिफ रशीद और आज के प्रोग्राम में भी हर रोज की तरह मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बात होगी। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। नाज़रीन मोहतरम, जैसा कि आप जानते हैं कि इस प्रोग्राम में देश दुनिया की बड़ी खबरों पर हम बात करते हैं और देश दुनिया के साथ साथ अगर हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर की, तो जम्मू कश्मीर की ताज़ा तरीन सूरत हाल, सियासी सूरत हाल, तामीर और तरक्की के एतबार से भी इस प्रोग्राम में बात होती रहती है। आज के प्रोग्राम में जहां अफ़गानिस्तान की सूरत हाल पर हम बात करेंगे, वहीं पर अफ़गानिस्तान की जानिब से UN काउंसिल का मुतालबा किया और इसके साथ साथ जिस तरीके से हालात अफ़गानिस्तान के अंदर बने हैं वो हालात हम आज के प्रोग्राम में आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन उसके साथ साथ सऊदी अरब की बात करेंगे। कोरोना वायरस और कोरोना वायरस के बीच जहां इंटरनेशनल सतह पर तमाम परवाज़ें मनसूख की गई है, अब आहिस्ता आहिस्ता इन परवाज़ों को दोबारा बहाल किया जा रहा है और इस हवाले से सऊदी अरब का एक हुक्मनामा भी सामने आया है, वो भी हम आप तक पहुँचाएँगे। लेकिन इसके साथ साथ जम्मू कश्मीर के अंदर कैदी और कैदियों के हवाले से जो बात आज अब आप तक पहुंचाने जा रहे हैं वो ये है कि PSA के तहत कुछ लोग जो जम्मू कश्मीर के जेलों के अंदर नज़रबंद थे, अब उन्हें जम्मू कश्मीर के बाहर ले जाया जा रहा है। लेकिन इसके साथ साथ मुत्तहिदा मजलिस उलमा की भी बात करेंगे और कल मुत्तहिदा मजलिस उलमा की जानिब से श्रीनगर के अंदर प्रेस तकरीब का इनेकाद किया गया। बहुत सारे मामलात जो समाजी मामलात हैं उनको भी ज़ेर गौर लाया गया। लेकिन उसके साथ साथ मुत्तहिदा मजलिस उलमा की जानिब से न सिर्फ मीरवाइज बल्कि दूसरे कैदियों की रिहाई का भी मुतालबा किया। आज के प्रोग्राम में इस पर भी बात करेंगे और जम्मू कश्मीर के इंतज़ामी मामलात के हवाले से भी बात होगी। लेकिन सबसे पहले जैसा कि आप जानते हैं कि हिस्ट्री ऑफ द डे, हम प्रोग्राम की शुरुआत इसी से करते हैं और आज भी इसी से करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं आज के दिन के हवाले से। 4 अगस्त की तारीख है और 4 अगस्त क्यों अहम है, आज के दिन कुछ अहम हालात वाक़यात पर जरा नजर दौड़ाते हैं। और सबसे पहले बात जरा ऑस्ट्रिया और तुर्की के हवाले से। ऑस्ट्रेलिया और तुर्की के दरमियान कई बरसों से कशीदगी रही, ताल्लुकात काफी खराब रहे, लेकिन 1791 में आज ही के दिन 4 अगस्त जहां पर दोनों के दरमियान इस्तवाए अमन समझौते पर दस्तखत हुए थे और कोशिश की थी कि दोनों मालिक शायद बेहतर तरक्की की तरफ चल सकें, बेहतर काम की तरफ चल सकें। वो मुआहिदा बाद में टूट गया था, लेकिन शुरुआत आज के दिन हुई थी। 1880 में आज ही के दिन रेड क्रॉस सोसाइटी का कयाम अमल में लाया गया, जो हिंदुस्तान के अंदर या आप देखते हैं हर रियासत, हर यूनियन टेरिटरी के अंदर रेड क्रॉस सोसाइटी जो कि आज के वक्त में भी काम कर रही है। 1870 में आज ही के दिन इसका कयाम अमल में लाया गया। 1947 में जापान में पहली मर्तबा सुप्रीम कोर्ट का कयाम अमल में लाया गया। पहली मर्तबा जब कवानीन बने तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर मामलात में दखल देना शुरू किया और 1947 में सुप्रीम कोर्ट का बाकायदा कयाम जापान के अंदर अमल में लाया गया। 1962 में आज का दिन जनूबी अफ्रीका के लिए काफी अहम है, जहां पर पुलिस ने पहली मर्तबा नेल्सन मंडेला को गिरफ्तार किया था और 4 अगस्त को गिरफ्तार होने के बाद तकरीबन 49 साल तक जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा या 50% तक हिस्सा जो था वो उनने जेल के अंदर काटा और शुरुआत आज ही के दिन हुई थी 1962 में। 1956 में भारत की अव्वली न्यूक्लियाई रिसर्च आज ही के दिन जो रिसर्च रिएक्टर है अप्सरा, इसको कौम के नाम वक्फ किया गया। 1956 में साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भारत के लिए काफी अहम जब पहली मर्तबा कदम रखा गया। 1954 का आज का दिन पाकिस्तान के लिए काफी अहम, जब पाकिस्तान की हुकूमत ने कौमी तराने को मंजूरी दी और उसके बाद लगातार आज तक वो चलता आ रहा, जिसको मंजूरी मिली थी वो आज ही का दिन 4 अगस्त 1954 का था। ये तमाम वो हालात वाक़यात जो माजी में हुए हैं और आज के दिन 4 अगस्त इसलिए काफी अहमियत का हामिल, जिस पर बात करना जरूरी था। लेकिन प्रोग्राम का बाकायदा आगाज और शुरुआत सबसे पहले अफगानिस्तान की सूरत हाल से करें। बिल्कुल, हिस्ट्री ऑफ द डे आपने सुना होगा, लेकिन हिस्ट्री ऑफ द डे के साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ कि 4 अगस्त यानी आपको याद होगा 4 अगस्त 2019 आज ही का वो दिन था जब जम्मू कश्मीर के अंदर लोगों पर खौफ तारी हुआ और सबकी नज़रें जो आज ही के दिन मरकूज हुई थी मरकजी सरकार पर कि मरकज से क्या कुछ फैसला आने वाला है। आज का दिन और जम्मू कश्मीर की तारीख में आज का दिन और कल के दिन के हवाले से आपको कल ही बताएंगे। लेकिन फिलहाल
आपको लिए चलते हैं अफगानिस्तान, और अफगानिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल भी आप तक पहुँचाएंगे, क्योंकि अफगानिस्तान के अंदर जिस तरीके से फौजी इनखला के बाद हालात बने हुए हैं, इन हालात पर पूरी दुनिया की नज़रें इस वक्त मरकूज है। सबसे पहले अफगानिस्तान की जो मौजूदा सूरत हाल है उस पर बात करेंगे और आपको बताएं कि पिछले 12 से 24 घंटे अफगानिस्तान के हुक्मरानों के लिए काफी खतरनाक गुजरे हैं, क्योंकि अफगानिस्तान का सबसे बड़ा शहर काबुल या कंधार, ये काबुल के अंदर नजरें रहती है और काबुल के अंदर वजारत दिफा के दफ्तर के बहुत करीब धमाके हुए हैं। दीगर कई सरकारी महकमों को भी निशाना बनाया गया है। हालांकि अभी तक हमले की किसी ने जिम्मेदारी कबूल नहीं की है, लेकिन धमाकों के बाद काबुल शहर में खौफ है। जानी नुकसान फिलहाल कोई हुआ है या नहीं, इसकी कोई इतला मौसूल नहीं हुई है। 9 घंटे बीत चुके हैं जब लगातार यके बाद दीगर तकरीबन 4 से 5 धमाकों की आवाजें सुनाई दी गई है और बताया जाता है कि तकरीबन पहले ही घंटे के या जो आप ऑपरेशन के मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर 7 से 8 या 9 घंटे बीते हैं, पहले घंटे के अंदर ये 5 अलग अलग धमाके हुए अफगानिस्तान की कैपिटल के अंदर। और बताया यह भी जाता है कि सरकार के कई महकमे, सीनियर अफसरान और बाकी मुल्कों के जो वजारतें यहां पर काम करती हैं, बाकी मुल्क के नुमाइंदे हैं या सफीर है, उनके दफ्तर भी बहुत करीब, उनके 2 से 2.5 किलोमीटर की दूरी पर यह धमाके हुए हैं। और सबसे बड़ी बात, अफगानिस्तान के वजारत दिफा के हेडक्वार्टर को टारगेट किया गया है। अब अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि शायद हो सकता है तालिबान की तरफ से किया गया हो, लेकिन तालिबान हो, अलकायदा, दाइश, किसी ने भी फिलहाल इस हमले की जिम्मेदारी कबूल नहीं की है। दूसरी तरफ हमले के फौरन बाद यहां पर तमाम जितने भी सफारतकार जो अफगानिस्तान के अंदर काम करते हैं, वजारत खारजा अफगानिस्तान के मोहम्मद हनीफ अतमर की तरफ से उनके साथ इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई और तालिबान की तरफ से मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर जो अटैक किए जा रहे हैं उस पर तफसीली तबादला ख्याल हुआ और खास तौर से उन लोगों के तहफ्फुज़ को यकीनी बनाया जाए जो बाहर के मुल्कों से जाकर नुमाइंदगी अफगानिस्तान के अंदर कर रहे हैं। उनको सख्त हिदायत दी गई कि वो बिना सिक्योरिटी के या बिना इंतजामी की इजाजत के किसी भी हिस्से के अंदर नकलो हरकत ना करें। साथ ही कुल मिलाकर 10,000 के आसपास बताया गया इस मीटिंग के दौरान जो डिस्कशन हुई है, चाहे वो LET हो, तहरीक तालिबान पाकिस्तान हो, अंसारुल्लाह हो और बाकी एजेंसीज हो, जिसका जिक्र किया गया अफगानिस्तान के वजारत खारजा की तरफ से कि इन तमाम लोगों की तरफ से हमले किए जा रहे हैं और इसलिए उन तमाम लोगों को बचने की हिदायत दी गई है जो बाहर के मुल्कों के सफारतकार हैं, अफगानिस्तान के अंदर इस वक्त नुमाइंदगी कर रहे हैं। उन लोगों को खतरा काफी ज्यादा हो सकता है, इसलिए एम्बेसीज कहीं पर बंद न करने पड़े, किसी को भी किसी तरह का जानी या माली नुकसान न उठाना पड़े, उससे बचने के लिए सरकार के महकमों को और बैरून मुल्क से आए हुए जो तमाम इस वक्त सफारतकार अफगानिस्तान के शहर काबुल में हैं, उनको सख्त हिदायत दी गई है। खासतौर से सिक्योरिटी एडवाइजरी भी जारी इस मीटिंग के बाद कर दी गई है। अफगानिस्तान के सूरत हाल और अफगानिस्तान के सूरत हाल के हवाले से जहां अभी आप सुन रहे थे कि किस तरीके से जो बाहर के लोग वहां पर हैं उन्हें किस तरीके के हिदायत किए गए हैं, लेकिन इस बीच अफगान हुकूमत की अगर हम बात करेंगे तो अफगान हुकूमत अब दूसरे मुल्कों की तरफ, अपने पड़ोसी मुल्कों की तरफ भी रुख कर रही है। और इस बीच अगर हम अफगान फॉरेन मिनिस्टर मोहम्मद हनीफ की बात करेंगे तो उन्होंने भारत के खारजा वजीर एस जयशंकर से इस हवाले से बात की और उन पर जोर दिया है कि वो UN सिक्योरिटी काउंसिल का एमरजेंसी इजलास जो है वो तलब करें ताकि अफगानिस्तान की सूरत हाल जिस तरीके की बनी हुई है उस पर कुछ लाहे अमल तरतीब दिया जाए। सूरत हाल बिल्कुल ऐसी है जहां पर पड़ोसी मुल्क की अब दखल अंदाजी काफी जरूरी है और इस सिलसिले में जहां पर लगातार राब्ते किए जा रहे हैं और बड़ी खबर ये कि UNSC का इजलास फौरी तौर पर बुलाया जाए। इसके लिए अफगानिस्तान की हुकूमत की तरफ से भारत के साथ जो टेलीफोनिक राब्ता हुआ है वज़ीर खारजा का पाकिस्तान बल्कि अफगानिस्तान के मोहम्मद हनीफ अतमर उनकी तरफ से अपने मनसब वज़ीर खारजा भारत के सुब्रमण्यम जयशंकर के साथ टेलीफोनिक राब्ता किया है और UNSC का फौरी तौर इजलास तलब किया जाए और मौजूदा सूरत हाल से निपटने के लिए आगे की हिकमत अमली तैयार करने पर जोर दिया गया है। ये मीटिंग, ये फोन पर जो राब्ता हुआ है तकरीबन 16 से 17 मिनट तक बातचीत हुई है और ट्वीट करके जानकारी दी गई है उस वक्त मोहम्मद हनीफ अतमर की तरफ से जब काबुल शहर के मुख्तलिफ इलाके धमाकों से दहल उठे और टेलीफोनिक राब्ता हुआ। उसके बाद भारत से मदद न सिर्फ मांगी गई बल्कि ये भी कहा गया कि UNSC का इजलास तलब करके आगे की हिकमत अमली भी तय की जाए और जो अब हेडक्वार्टर्स तक हमले होने लगे हैं उस पर कैसे आगे की स्ट्रेटेजी और प्लान तैयार किए जाएं, इस पर तफसीली तबादला ख्याल टेलीफोन पर हुआ है। बिल्कुल, इस खबर पर मजीद बात करने के लिए हमारे साथ दिफाई तज्जिया निगार ब्रिगेडियर अनिल गुप्ता भी मौजूद है। ब्रिगेडियर साहब, प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है और बात हो रही है अफगानिस्तान की सूरत हाल पर। और अफगानिस्तान की सूरत हाल की अगर हम बात करेंगे तो बाज़ाब्ता तौर पर अफगानिस्तान के जो
फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने भारत के फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर से बात की और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का इमरजेंसी सेशन बुलाने की मांग की और अफगानिस्तान की जो ताज़ा तरीन सूरत हाल अंदर है उस सूरत हाल से अपने पड़ोसी मुल्क के खारजा वजीर को आगाह किया है। किस तरीके से आप इस चीज़ को देखते हैं कि पड़ोसी मुल्क की मुदाखलत अब अफगानिस्तान में ज़रूरी बन गई है? अमीन साहब शुक्रिया। हमें ये जानना चाहिए कि भारत इस साल 1 जनवरी से यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का नॉन परमानेंट मेंबर बना है और उसी सिलसिले के तहत 1 अगस्त से भारत को अगस्त महीने के लिए रोटेशनल प्रेसिडेंटशिप मिली है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की। और जब भारत को ये प्रेसिडेंटशिप मिली तो भारत ने अनाउंस किया था कि हम इस महीने के दौरान 3 चीजों पर ज्यादा तवज्जो देंगे और वह है मैरीटाइम सिक्योरिटी, काउंटर टेररिज्म और पीस कीपिंग। बिल्कुल इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ने हमारे फॉरेन मिनिस्टर के साथ राब्ता किया है, क्योंकि जैसा आप जानते हैं अफगानिस्तान के अंदर हालात बहुत ही बुरे हैं। जिस प्रकार वहां पर तालिबान ही नहीं, तालिबान के साथ पड़ोसी देश जो वहां पर पाकिस्तान है उसके लिए 10,000 से ज्यादा फाइटर तालिबान की मदद कर रहे हैं। पाकिस्तान एयरफोर्स तालिबान की मदद कर रही है। तो पाकिस्तान की पूरी मदद के साथ तालिबान जो है वहां पर इस प्रकार के हमले कर रहा है कि बेकीमती जानें जो है वो जा रही हैं, लोगों में हाहाकार मचा हुआ है, बहुत नुकसान हो रहा है। आप इसे ह्यूमन राइट्स वायलेशन कह लें या कुछ भी कह रहे, लेकिन हकीकत यह है कि आज की डेट के अंदर अफगानिस्तान के अंदर बहुत ज्यादा खून खराबा हो रहा है तालिबान के कारण। भारत से बोलिए ब्रिगेडियर साहब, अफगानिस्तान के अंदर सूरत हाल ठीक नहीं है, जैसा कि आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान बैक में है, तालिबान की मदद कर रहा है, तो इन हालात का भारत के अंदर या भारत पर आप इन हालात का असर किस तरीके से देखते हैं और किस तरीके के इकदाम भारत को अब करने चाहिए? देखिए, भारत जो अफगानिस्तान में हो रहा है उससे भारत को कुछ भी लेना देना नहीं है। भारत तो खिलाफ है इस बात के कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के अंदरूनी मामले में दखल अंदाजी कर रहा है। भारत तो चाहता है कि अफगानिस्तान के अंदर एक अफगान लेड, अफगान कंट्रोल और अफगान रूल रिजीम वहां पर आए जो कि सब अफगानियों को मंजूर हो। जैसे कि लोग नाज़रीन जानते भी होंगे कि अफगानिस्तान के अंदर पॉपुलेशन डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है। सिर्फ पख्तून नहीं है वहां पर, पख्तून के अलावा उज़्बेक है, रिज़िक है और भी अलग अलग वहां पर जो है पॉपुलेशन है और उनके अंदर बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है। खासकर औरतों के ऊपर बहुत ज्यादा जुल्म हो रहे हैं। औरतें और बच्चे जो कि मौजूदा रजीम के अंदर अपने आप को सुरक्षित समझती थी, वो काफी अभी उसमें है कि एक चीज क्या हो जी गुप्ता साहब, एक चीज और भी तो भारत कर सकता है। अगर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का प्रेसिडेंट, भारत को चाहिए कि एक रेजोल्यूशन लाए वहां पर। एक पहले तो सबसे पहले जैसे अफगानिस्तान ने कहा है कि एक इमरजेंसी वहां पे सेशन बुलाई जानी चाहिए सिक्योरिटी काउंसिल की, और कोशिश की जानी चाहिए कि चैप्टर 7 यूएन का जो चैप्टर 7 है उसके तहत वहां पर एक पीस एनफोर्समेंट फोर्स भेजी जाए। तो पीस कीपिंग नहीं बल्कि पीस एनफोर्समेंट फोर्स भेजी जाए, यूएन पीस एनफोर्समेंट फोर्स, जो कि तालिबान के बढ़ते हुए कदमों को रोक सके। गुप्ता साहब, एक चीज और भी आपसे जानना चाहेंगे। यूएनएससी का जब सेशन बुलाने की बात हुई है, सिर्फ 4 दिनों का वक्त है। 9 अगस्त को जब पहली मरतबा हम देखेंगे कि 60-70 सालों के बीच पहली मरतबा प्राइम मिनिस्टर यूएनएससी की जो मीटिंग होगी उसको हेड करेंगे, तो क्या वहां पर भी की इशू अफगानिस्तान की सिचुएशन रहने वाली है? बिल्कुल, जैसा देखिए भारत ने पहले ही कह दिया कि हम पीस कीपिंग, मैरीटाइम सिक्योरिटी और काउंटर टेररिज्म के ऊपर ध्यान देंगे, फोकस करेंगे। और अफगानिस्तान के अंदर जो हो रहा है वो काउंटर टेररिज्म भी है, पीस कीपिंग भी है, इससे अफगानिस्तान का मुद्दा काफी अहम बन जाता है। बिल्कुल। ब्रिगेडियर साहब, आखिर पर आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से भारत हमेशा चाहता है कि अफगानिस्तान के अंदर अमन हो, अवामी हुकूमत हो और लोग अच्छी तरह से यहाँ पर अपनी ज़िंदगी गुजर बसर करें। अगर हम तालिबान की बात करेंगे, जो तालिबान गुज़श्ता बरसों के दौरान देखा गया, अब की बार तालिबान की पॉलिसी काफ़ी चेंज हुई है। जिस तरीके से हाल ही में उनका बयान सामने आया कि आने वाली हुकूमत में ख़वातीन के साथ जो रवैया है उसमें काफ़ी नरमी बरती जा रही है और दूसरे मामला जो है जिसके हवाले से खदशात जाहिर किए जा रहे थे। इस पॉलिसी चेंज के बाद आप किस तरीके से अफगानिस्तान को देखते हैं और तालिबान को देखते हैं?
देखिए, जब पॉलिसी चेंज नहीं है, जिस तरह अभी अल्फाज हैं, पॉलिसी चेंज तो तभी होगी जब उनको हुकूमत मिलेगी और देखा जाएगा कि वो क्या करते हैं। अभी लोगों का मन जीतने के लिए इस बार के बयान जारी किए जा रहे हैं। ये तो अफगान लोगों के लिए है, अफगान खतूनों के लिए है, अफगान बच्चों के लिए है कि वो तालिबान के इस समझौते को या तालिबान की चेंज को मानते हैं या नहीं मानते हैं। जिस प्रकार का अफगानियों का एक्सपीरियंस रहा है तालिबान के साथ, मुझे नहीं लगता कि वो इतनी जल्दी इस भरोसे को या इस बात को मानेंगे। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब, आप हमारे साथ बने रहे। ये थी बात जो कि अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल के हवाले से हो रही थी और उसके बाद जो भारत पर एक बार फिर भरोसा जताया गया है। लेकिन इसके साथ साथ अगर हम बात करेंगे, जब कोरोना वायरस पे बात आती है तो कोरोना वायरस की दूसरी लहर जब आई तो पूरी दुनिया के अंदर न सिर्फ इंसानी जानों का ज़िया हुआ बल्कि मुख्तलिफ ममालिक का आपस में हवाई राब्ता जो है वो मुनक़ता हुआ था। इसके साथ साथ अगर हम सऊदी अरब की बात करेंगे तो कोरोना मामलात में कमी आने के साथ ही मुख्तलिफ ममालिक की जानिब से इस हवाले से अहकामात भी जारी किए गए, इक़दामात भी उठाए गए। लेकिन सऊदी अरब ने अब आहिस्ता आहिस्ता बाकी देशों के साथ अपना हवाई राब्ता जो है वो दोबारा से बहाल करना शुरू किया। बिल्कुल बड़ा फैसला लिया गया है मुत्तहिदा अरब अमारात की जानिब से और इस फैसले के तहत जो भारत के ऊपर पाबंदियां लगी थी, भारत समेत मुख्तलिफ मालिक से ट्रांजिट मुसाफिरों के लिए जो पाबंदी थी वो खत्म कर दी गई है। कोरोना वायरस के पेश नजर ये पाबंदियां रही तकरीबन 6 से 7 महीने तक और क्राइसिस मैनेजमेंट अथॉरिटी ने ट्वीट करके जानकारी दे दी है। बड़ी बात यह है कि जब मुल्क से एक बड़ी आबादी या बड़ी तादाद कह लीजिए जो यूएई के अंदर काम करने के लिए जाती है और इस बीच मुत्तहिदा अरब अमारात ने अब उन तमाम लोगों के लिए फैसला लिया है कि 5 अगस्त से यानी कल से भारत, पाकिस्तान, नाइजीरिया और दीगर कई ममालिक को जिन पर ट्रांजिट परवाजों के जरिए आने वाले मुसाफिरों के मुल्क में दाखिले पर पाबंदी आयद की थी वो खत्म कर दी गई है। और यूएई ने चंद माह पहले ही कोरोना वायरस की वबा के पेश नजर जनूबी एशिया, अफ्रीका और दीगर यूरोप से आने वाले कई ममालिक की परवाजों पर उस वक्त मुल्क के अंदर दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी थी जब कोविड-19 की दूसरी लहर के बीच एक दिन के अंदर 3 से 3.5 लाख केसेस सिर्फ हिंदुस्तान के अंदर ही आ रहे थे। साथ ही कौमी इमरजेंसी और क्राइसिस मैनेजमेंट अथॉरिटी एनसिमा ने जो कि ट्वीट करके जानकारी दी और तस्दीक कर दी है कि वहां के मुसाफिर अपने हवाई अड्डों से ट्रांजिट परवाजों के जरिए कल से यानी जुमेरात से यूएई का सफर इख्तियार कर सकेंगे। लेकिन इसकी शर्त कुछ रखी गई है और शर्त यह है कि उन्हें अपनी रवानगी से 72 घंटे कब्ल किए गए पीसीआर टेस्ट की रिपोर्ट पेश करना होगी। 72 घंटे पुरानी रिपोर्ट होनी चाहिए, यानी अगर आप इससे ज्यादा कहीं चले जाते हैं 80-75 घंटे तो उसमें कोई आपकी पुष्टि नहीं होने वाली, तस्दीक शुदा रिपोर्ट नहीं होगी। इंतजामिया आपको तभी इजाजत देगी यूएई जाने के लिए और मुल्क के अंदर दाखिला तभी आपका मुमकिन है। पीसीआर टेस्ट 72 घंटा पुराना होना चाहिए और कल रात से पहली परवाज जब यहां से यूएई जाएगी चलिए, सऊदी अरब की बात हो रही थी और सऊदी अरब की जानिब से एक बड़ा फैसला लिया गया। लेकिन इसके साथ साथ मुल्क के अंदर कोरोना वायरस की सूरत हाल और मुल्क के साथ साथ अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करेंगे तो जम्मू कश्मीर के अंदर भी कोरोना सूरत हाल जो है वो अबतर ही देखी जा रही है। अगर आपको याद होगा, कल मरकजी सरकार की जानिब से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई यानी मरकजी वजारत सेहत की जानिब से, उस वक्त तकरीबन 16 रियासतों और यूटीज़ का जो ग्राफ दिखाया गया है उसमें जो रेट में सबसे पहले हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर है। यानी ये दो ऐसी रियासतें हैं, रियासत और यूटी, जहां पर दोबारा से इंक्रीज हो रहा है, जबकि सिर्फ 2 रियासतें हैं जहां पर कम हो रहा है। और जम्मू कश्मीर की सूरत हाल ये है कि जम्मू कश्मीर के अंदर एक बार फिर कोरोना मामलात जो है उनमें इजाफा होने लगा है। कुछ स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज की आर वैल्यू सरकार की तरफ से निकाली गई है। आर वैल्यू इस पर भी बाद में आएंगे, आर वैल्यू पर भी बात करेंगे, लेकिन इस बीच क्या
उसकी कोविड के हवाले से बात हो रही है। आर वैल्यू भी थोड़ी देर में आपके सामने दूसरी खबर भी रखेंगे, लेकिन कोविड के हवाले से बात सबसे पहले आपको बताते हैं। एक बार फिर इजाफा देखा गया। जम्मू प्रोविंस के अंदर 3 अमवात हुई हैं कोविड से और 140 नए केसेस रिपोर्ट हुए पिछले 24 घंटों के दौरान। जहां पर पॉजिटिव टेस्ट की रिपोर्ट जो आई हैं, इनमें 1293 एक्टिव केसेस आज तक भी अभी इस वक्त भी जम्मू कश्मीर के अंदर है, जो सरकार की तरफ से बुलेटिन जारी किया गया है। कुल मिलाकर 773 कश्मीर सूबे के अंदर, 520 जम्मू के अंदर, जहां पर इंतजामिया के नए आदादोशुमार और ताजा तरीन बुलेटिन जो सामने आया है। कल की जहां तक रिपोर्ट है तो 3 डेथ्स जो जम्मू के अंदर हुई हैं, इनमें गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू के अंदर 1, जीएमसी डोडा के अंदर 1 और मेडिकल कॉलेज राजौरी के अंदर 1। 3 डेथ्स जम्मू सूबे से हुई हैं। कश्मीर से कल कोई मौत 24 घंटों के दौरान नहीं हुई है। 14 रोज बाद 3 अमवात जम्मू सूबे से हुई हैं। इसके अलावा 140 में से 70 पॉजिटिव केसेस जम्मू से, 70 कश्मीर सूबे से और साथ ही पॉजिटिव केसेस की जो अभी तक मुल्क के बाकी हिस्सों की तरह यूनियन टेरिटरी के अंदर जो तादाद पहुंची है वो 3,21,865 तक पहुंच गई है। कल जो 24 घंटों में केसेस आए हैं, श्रीनगर के अंदर 21, बारामूला 7, बडगाम 5, यहां सरे फहरिस्त है। कुपवारा के अंदर 15 केसेस रिपोर्ट किए गए हैं और इसी तरीके से जम्मू के अंदर राजौरी में 19 सबसे ज्यादा केसेस आए हैं। दूसरे नंबर पर रियासी 12 केसेस के साथ, तीसरे पर रियासी और दूसरे पर डोडा 15 केसेस के साथ, चौथे पर जम्मू शहर। यह अब तक की सूरत हाल है। एक बार फिर आहिस्ता आहिस्ता कोविड के केसेस ने सर उठाना शुरू किया है, जो बाइस से तशवीश है। जम्मू कश्मीर के अंदर कोरोना मामलात और कोरोना बिल्कुल, जिस तरीके से हम कोरोना मामलात और जम्मू कश्मीर के अंदर कोरोना मामलात की बात कर रहे थे और 140 नए केस आए, 3 अमवात हुई, कहीं ना कहीं ये इशारा है। हालांकि अगर हम ज़िला तरक्याती कमिश्नरों की प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात करेंगे और उनकी जानिब से जो तफसीलात फराहम किए जा रहे हैं, तो हर ज़िला तरक्याती कमिश्नर की जानिब से अपने ज़िले के हवाले से इत्मीनान का इजहार किया जा रहा है, लेकिन साथ ही लोगों को एहतियात बरतने की भी अपील की जा रही है। लेकिन इस बीच जब माहिरीन का यह मानना है कि तीसरी लहर आने वाली है, पहले ही इन खदशात का इजहार किया जा रहा था, अब कहीं ना कहीं लोगों को मजीद एहतियात बरतने की ज़रूरत है, क्योंकि माना जा रहा है कि एक बार फिर कोरोना मामलों में आहिस्ता आहिस्ता इजाफा होने लगा। लेकिन इस बीच आर वैल्यू की हम बात कर रहे थे और मरकजी वजारत सेहत की जानिब से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, उसमें जो बातें बताई गई है वो हम आप तक पहुंचाएंगे। जम्मू कश्मीर के अंदर भी कोविड की तीसरी लहर का और आज की जो केसेस आ रहे हैं, खतरा बरकरार है। यूटी में आर वैल्यू 1 से ऊपर है। योमिया केसेस में इजाफे पर वजारत ने तशवीश का इजहार किया है और ये मरकजी वजारत के आदादोशुमार है, जहां पर मुख्तलिफ स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज की आर वैल्यू निकाली गई। अब ये आर वैल्यू क्या है, कितने केसेस पर डे किस यूनियन टेरिटरी किस स्टेट के अंदर आते हैं। आर वैल्यू एक मेजरमेंट का फिगर है जिससे ये पता चलता है कि कहां पर खतरा अभी भी बरकरार है, केसेस कितने आ रहे हैं। अगर 1 से ऊपर जहां पर वैल्यू है, उसका मतलब ये हुआ कि केसेस आज के वक्त में भी बढ़ रहे हैं और अगले कुछ दिनों में भी बढ़ेंगे। 1 से नीचे अगर ग्राफ है तो उसका मतलब कि केसेस बहुत हद तक कंट्रोल में है, सूरत हाल काफी बेहतर है। लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर जो मरकजी वजारत सेहत की तरफ से ज्वाइंट सेक्रेटरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान हेल्थ मिनिस्ट्री के लव अग्रवाल बता रहे थे, उन्होंने ये साफ किया कि 8 रियासतों और यूटीज के अंदर, जिनमें तमिलनाडु, केरला के साथ साथ जम्मू कश्मीर भी है, जहां पर आज के दिन में सिर्फ 140 केसेस कम नजर आ रहे हो, लेकिन सबसे ज्यादा यूनियन टेरिटरी के अंदर केसेस मुल्क के अंदर इस वक्त जम्मू कश्मीर में है। आर वैल्यू ये बताती है कि हिमाचल प्रदेश भी जम्मू कश्मीर की तरह सबसे ऊपर है केसेस में, नंबर 1 या इससे ऊपर। आर वैल्यू ये बताती है कि कोविड का खतरा मुसलसल बढ़ता जा रहा है, कम नहीं हुआ है बल्कि बढ़ रहा है। दूसरी बात ये बताई गई है कि लक्षद्वीप, तमिलनाडु, मिजोरम, कर्नाटका, पुडुचेरी, केरला, हिमाचल प्रदेश के साथ साथ जम्मू कश्मीर भी 8 रियासतों और यूनियन टेरिटरीज के अंदर है, जहां पर 1 से ऊपर आर वैल्यू होना इस बात की निशानदेही करता है कि इंतजामिया ने जो इकदाम उठाए हैं वो काफी नहीं है। इसलिए सख्त हिदायत दी गई है यूनियन टेरिटरीज के तमाम चीफ सेक्रेटरीज को, तमाम रियासतों के चीफ सेक्रेटरीज को, कि वो ऐसे इकदाम उठाएं जहां पर सख्ती बरतनी है वहां पर और भी सख्त इकदाम उठाए, क्योंकि आर वैल्यू का 1 से ऊपर होना छोटे से हिस्सों के अंदर जहां पर तादाद इस वक्त मुसलसल बढ़ रही है, बाइस तशवीश है, जिस पर सरकार ने एक बार फिर मोहर लगा दी है। बिल्कुल, आर वैल्यू की बात हो रही थी। 8 रियासतों और यूटीज का आर वैल्यू जो है वो 1 से ऊपर है।
लेकिन अगर हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर की, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश का आर वैल्यू जो है वो 1.4 बताया गया, यानी ये दो रियासतें जो है यहाँ पर एक बार फिर खतरा बढ़ रहा है। और तीसरी लहर की जो पहले ही इसकी बात कही गई थी, कहीं ना कहीं अब लोगों को यहाँ पर बहुत ज्यादा एहतियात बरतने की जरूरत है और लोगों के साथ साथ इंतजामिया को भी इस चीज का ख्याल रखना होगा। जम्मू कश्मीर के दूसरे मामलात में हम अब सीधे बात करेंगे उन कैदियों की, जिन कैदियों के हवाले से अगर हम सियासी तौर पर बात करेंगे तो महबूबा मुफ्ती और दूसरे सियासी लीडरान की जानिब से बार बार ये बात कही जा रही थी कि जम्मू कश्मीर के जितने भी कैदी हैं उन्हें जम्मू कश्मीर के जेलों में रखा जाए ताकि उनके जो घरवाले हैं उन्हें मुलाकात करने में, उनसे मिलने में दिक्कतों का सामना ना करना पड़े, क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से लोगों की माशी हालत भी कमज़ोर हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ पे ध्यान दिया जाए। मरकजी सरकार से बार बार इस चीज़ की मांग की जा रही थी, लेकिन इस बीच अगर हम बात करेंगे तो खबर सामने ये आ रही है कि ऐसे बहुत सारे कैदी हैं जम्मू कश्मीर के जिन पे पीएसए का इतलाक हुआ है। अब जम्मू कश्मीर के जेलों से बाहर उन्हें ले जाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के मुतालिक जो कि सरकार की तरफ से फैसला लिया गया है और सरकारी जराये के मुताबिक ये पता चला है कि 16 ऐसे लोग हैं जिनको हरियाणा की जेलों में अब मुंतकिल कर दिया गया है। सभी पर पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत जो केस दर्ज हैं, जिसके तहत इनकी गिरफ्तारी अमल में लाई गई थी और इन तमाम लोगों को अब जम्मू कश्मीर से बाहर मुंतकिल किया गया है। इस पर हालांकि तरफ पहले से ही, चाहे वो ऑल पार्टी मीटिंग हो या जम्मू कश्मीर के अंदर गुपकार से लेकर दीगर जमातों की मीटिंग्स होती रही हो, तो मुख्तलिफ केसेस में जो लोग 5 अगस्त 2019 के बाद मुल्क की मुख्तलिफ जेल, डिस्ट्रिक्ट जेल्स हो, सेंट्रल जेल्स हो, वहां पर कैद किए गए, उन सभी लोगों को रिहा करना या जम्मू कश्मीर मुंतकिल करने के हवाले से बात सरकार के सामने की जाती रही है। लेकिन एक बार फिर फैसला कि जम्मू कश्मीर के अंदर पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत 16 कैदियों को हरियाणा की जेलों में मुंतकिल कर दिया गया है और इन तमाम लोगों को न सिर्फ सेंट्रल जेल में बल्कि डिस्ट्रिक्ट जेल भी जो हरियाणा की है, पब्लिक सेफ्टी एक्ट 1978 के तहत जिन लोगों के खिलाफ केस दर्ज है उनको मुंतकिल करके डिस्ट्रिक्ट और दूसरी तरफ सेंट्रल जेल्स के अंदर मुक़य्यद किया जाएगा। और इंतजामिया के फैसले पर हो सकता है कि अब भी सवाल उठाए जाएं, जब हुकूमत की तरफ से कुछ दिन पहले और ये यकीन दहानी कराई गई थी, जो खबर दी गई थी उन तमाम लोगों की तरफ से जो ऑल पार्टी मीटिंग का हिस्सा थे, कि वज़ीर आज़म ने जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा को मौके पर ही हिदायत दी कि कैदियों के मामलात को संजीदगी से देखकर उन तमाम लोगों का जिन्हें पैरोल पर रिहा किया जा सकता है या मुंतकिल किया जा सकता है जम्मू कश्मीर, उनके मामलात को पहले देखा जाए। लेकिन इन सब के बीच में इस तरह का पहला फैसला है और कल ही सरकार पर सवाल ये भी उठाए जा रहे थे कि हुकूमत ने जो वादे किए, जिसमें गुलाम नबी आजाद ने भी जिक्र किया, 24 तारीख के बाद अब तक कोई अहम पेशरफ्त नहीं दिखी। अगर पेशरफ्त आज दिखी है तो वो शायद सरकार ने इसके लिए नहीं कहा था। जम्मू कश्मीर मुंतकिल हो सकते थे लेकिन रियासत से बाहर या यूटी से बाहर लाने के लिए नहीं कहा गया था, जिस पर अब सरकार की तरफ से तस्दीक कर दी गई है। बिल्कुल, कैदियों के हवाले से बात हो रही थी, लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर दूसरे मामलात भी है और उन मामलात में रंजीत सागर डैम की भी बात करेंगे। और रंजीत सागर डैम जो है अपने नाम से ही मुनफरिद है, लेकिन कल एक बार फिर ये सुर्खियों में आया उस वक्त जब यहाँ पर एक आर्मी हेलीकॉप्टर को हादसा पेश आया। कठुआ की बात हो रही है तो लेफ्टिनेंट कर्नल और कैप्टन दोनों लापता हैं। दूसरा दिन है ऑपरेशन का, 7:30 बजे शाम को ऑपरेशन खत्म किया गया क्योंकि परेशानी, थोड़ा सा खराब मौसम भी यहां पर पैदा कर रहा था और दूसरी तरफ चूंकि डैम का मामला है इसलिए खतरात काफी ज्यादा है। और रंजीत सागर डैम जहां पर सयाहों की तादाद भी बहुत ज्यादा इन दिनों गर्मी के दिनों में होती है और न सिर्फ जम्मू कश्मीर बल्कि पठानकोट से सयाह पहुंचते हैं। कल सुबह 11 से 12 बजे के बीच में खबर आई, कल से आप लगातार अपडेट हो रहे हैं गुलिस्तान पर, कि एक फौजी हेलीकॉप्टर बल्कि चिनूक जो तैयारा था, पहले ये खबरें और उसके बाद बताया गया कि ध्रुव हेलीकॉप्टर जो हादसे का शिकार हुआ और उसके बाद सर्च ऑपरेशन या जो रेस्क्यू ऑपरेशन भी चला। खबरें ये थी कि 5 से 6 लोग इसमें सवार थे, लेकिन इसकी कोई तस्दीक नहीं हुई। ऑफिशियल कंफर्मेशन जो 2 हैं, जिसमें लेफ्टिनेंट जनरल जिनीश हैं और उनके साथ एसके भट्ट, इन दोनों को कल से ही तलाश करने की कोशिश हो रही है। लेकिन आज सुबह जो इतलात मिली है 7:30 बजे के आसपास ऑपरेशन अंधेरी की वजह से खत्म करना पड़ा, हॉल्ट किया गया और आज सुबह दोबारा अब से थोड़ी देर पहले शुरू किया गया, मगर दोनों की अभी तक डेड बॉडीज या जिंदा रिकवर नहीं हो पाए। बिल्कुल, रंजीत सागर डैम और ऑपरेशन जो है वो अभी भी लगातार जारी है, लेकिन इस बीच में और सलाम जी के प्रोग्राम में अब बात करेंगे जम्मू कश्मीर इंतजामिया और जम्मू कश्मीर की तामीर तरक्की के हवाले से। सबसे पहले बात करेंगे जम्मू कश्मीर के LG मनोज सिन्हा का दिल्ली दौरा और दिल्ली दौरे के दौरान जहां कल के प्रोग्राम में हमने आप तक पहुंचाया है कि मरकजी
वजीर दही तरक्की से जब वो मिले तो जम्मू कश्मीर की तामीर तरक्की और दही इलाकों की तरक्की पे बात हुई और उसके साथ साथ मरकज़ी वजीर तालीम से मिले। जम्मू कश्मीर के अंदर तालीमी निज़ाम की बहाली और तालीमी निज़ाम के हवाले से बात हुई, लेकिन उसके साथ साथ वो अमित शाह से भी मिले और अमित शाह से मिलने के दौरान उन्होंने जम्मू कश्मीर के अंदरूनी सलामती सूरत-हाल का पूरा खाका खींचा और अमित शाह के सामने रखा। एलजी मनोज सिन्हा का दिल्ली दौरा और दिल्ली दौरे के दौरान अमित शाह से जब उनकी मुलाकात हुई तो मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह से मुलाकात के दौरान एलजी मनोज सिन्हा ने बाज़ाब्ता तौर पर 5 अगस्त पर इंतजामात के हवाले से कोई बातचीत उन दोनों के दरमियान, क्योंकि 5 अगस्त अगर हम मरकजी सरकार की नज़रिए से देखें तो जो अहम फैसले गुज़श्ता बरसों के दौरान मरकजी सरकार की जानिब से लिए गए, उनमें सबसे बड़ा और अहम फैसला जो है वो जम्मू कश्मीर के हवाले से है। और जम्मू कश्मीर के हवाले से 5 अगस्त 2019 को जो फैसला लिया गया है उस पर भी पूरी तरह से एलजी मनोज सिन्हा और अमित शाह के बीच बात हुई है। ट्रिपल पी फॉर्मूले के तहत काम करने पर जोर दिया गया है। 2 सालों में जो कामयाबियां रही हैं सरकार की, उनको गिनवाते हुए एक किताब भी रिलीज की जाएगी और साथ ही बताया गया कि 5 अगस्त के फैसले के बाद सरकार की तरफ से उठाए गए इकदाम से लोग कितने खुश हैं, वो तमाम चीजें इस किताब के अंदर लिखी गई हैं। नंबर 1। नंबर 2, ट्रिपल पी फॉर्मूले के तहत पीस, प्रोग्रेस एंड प्रॉस्पेरिटी, इस नारे के साथ लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया काम कर रही है और यही जानकारी लेफ्टिनेंट गवर्नर ने वजारत दाखिला को जाकर दी है। अमित शाह से जब मुलाकात हुई है और दोनों यूनियन टेरिटरीज में लद्दाख और जम्मू कश्मीर के मुतालिक मरकज के फैसले और एलजी इंतजामिया जो जम्मू कश्मीर के अंदर मरकजी फैसलों का इतलाक कर रही है, उन पर जमीनी सतह पर कितना काम हुआ है, अमलाने में इंतजामिया कितना कामयाब रही है, इस हवाले से तफसीली तबादला ख्याल हुआ। हर शोबे को मुनज़्ज़म बनाया जा रहा है। लेफ्टिनेंट गवर्नर की तरफ से ये जानकारी वज़ीर दाखिला अमित शाह से मुलाकात 40 मिनटों तक हुई है और इस मुलाकात के दौरान जम्मू कश्मीर की सलामती सूरत हाल, तामीर तरक्की, नौजवानों का मामला, रोजगार का मामला, कश्मीरी पंडितों की बात और बुक रिलीज करने के हवाले से बातचीत हुई है। बिल्कुल, 5 अगस्त के बाद जम्मू कश्मीर के हालात यानी तामीर तरक्की के हवाले से, हर सूरत हाल से, उस हवाले से एक किताबचा तैयार किया गया और उसको बाज़ाब्ता तौर पर 5 अगस्त के दिन रिलीज़ किया जाएगा, जिसमें जम्मू कश्मीर का पूरा खाका होगा कि दफ़ा 370 के खात्मे के बाद जम्मू कश्मीर में क्या कुछ हुआ है। लेकिन इस बीच अगर हम जम्मू कश्मीर के इंतज़ामिया की बात करेंगे तो इंतज़ामिया के दूसरे मामला भी है, जहां मरकज़ी सरकार की जानिब से जल जीवन मिशन का आगाज़ किया गया था और इस मिशन का मकसद सिर्फ इतना था कि पूरे मुल्क के अंदर हर घर तक साफ पानी पहुंचाया जाए। जम्मू कश्मीर के अंदर इस हवाले से क्या कुछ इकदाम किए गए हैं, लेकिन इस बीच अगर हम कल के दिन की बात करेंगे, जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी अरुण कुमार मेहता की सदारत में मुख्तलिफ मीटिंगों का इनेकाद किया गया, जिसमें इंतज़ामिया के अफसरान ने शिरकत की। इस बीच जहां मुख्तलिफ स्कीमों के हवाले से बात की गई, वहीं पर इंतज़ामिया के कामकाज पे भी और उसके साथ साथ जो डीसीएस और ड्यूकाम्स को एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स जो दिए गए थे जब पंचायती राज एक्ट यहाँ पर लागू किया गया, उस पर भी तबादला ख्याल किया गया और उसका भी जायजा लिया गया। इस बीच बड़ी खबर अब यह है कि जम्मू कश्मीर के अंदर आपको याद होगा कि जब डीडीसीज और बीडीसीज अपने किसको कितने पावर्स दे जाएंगे, किसके दायरे अख्तियार में क्या कुछ चीजें होंगी, इसे लेकर काफी तकरार हुआ, बहस हुई, कभी सैलरी को लेकर, कभी पावर्स को लेकर। डीडीसी सड़कों पर भी आए और उसके बाद इंतजामिया ने क्या किया कि सरकार के कुछ सीनियर अफसरान को चुना गया, कुछ टॉप ब्यूरोक्रेट्स को जिनका एक्सपीरियंस बहुत वसी था, उन तमाम लोगों की एक कमेटी बनाई गई, एक पैनल बाकायदा बनाया गया। सूबाई कमिश्नर हों, डिप्टी कमिश्नर्स हों, डीडीसी मेंबरान हों, बीडीसीज हों, पंचायत राज तक जितने लोग काम करते हैं, अवामी नुमाइंदे जो चुनकर साल 2018 के बाद आए, उन तमाम लोगों के बीच में पावर्स का कहीं पर क्लैश ना हो, कोई तकरार नहीं होना चाहिए। इसके लिए फौरी तौर पर कमेटी को 8 दिनों के अंदर रिपोर्ट पेश करने को कहा गया। लेकिन पैनल 8 तो दूर, 4 महीने गुजरने के बाद भी जराये से मौसूल जानकारी के मुताबिक 4 माह मुकम्मल हो चुके हैं। जो सीनियर अफसरान को, टॉप ब्यूरोक्रेट्स को जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने जिम्मेदारी दी थी कि किसको कितने पावर्स हैं और किस पर कहां पर क्लैश जो हो रहा है, उनको मसाइल को हल करने की जिम्मेदारी दी गई थी ब्यूरोक्रेट्स को। 8 दिन तो दूर, 4 महीने बीत चुके हैं, अभी तक रिपोर्ट पेश करने में यह पैनल नाकाम रहा है। नंबर 1। नंबर 2, इंतजामिया की तरफ से 8 अप्रैल 2021 को जब कमेटी बनाई गई तो सूबाई इंतजामिया से लेकर
जिला इंतजामिया, डीडीसीज और उनके नीचे बीडीसीज या फिर उसके साथ पंचायत मेंबरों के पास जो चाहे वो सैलरीज का इश्यू था या पावर्स को लेकर जो लड़ाई शुरू हुई थी और एहतजाज करने डीडीसी जम्मू और श्रीनगर के अंदर पहुंचे थे, उसके बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर के एश्योरेंस के बाद काफी चीजें हल हुई थी। लेकिन कमेटी का जो एक अलग मामला था, जिम्मेदारी तय की गई थी कि 8 दिनों के अंदर रिपोर्ट पेश करें, वो खुलासा पेश किया जाए डिवकॉम से लेकर डिप्टी कमिश्नर्स तक और बेहतर गवर्नेंस चले, सही निजाम चले, कैसे बिना लड़ाई के शफाफियत के साथ कामकाज को अंजाम दिया जाए, वो तमाम चीजें इस रिपोर्ट में फाइल करें, 8 दिनों के अंदर इंतजामिया के सामने रखें। लेकिन लेफ्टिनेंट गवर्नर के दफ्तर को यह पैनल, जिसमें टॉप ब्यूरोक्रेट्स थे, कमिश्नर सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के, डिविजनल कमिश्नर कश्मीर, कमिश्नर सेक्रेटरी गवर्नमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ फूड, सिविल सप्लाईज एंड कंज्यूमर अफेयर और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट से लेकर बाकी महकमों के प्रिंसिपल सेक्रेटरीज, सभी लोगों को जिम्मेदारी दी गई थी। 8 दिन तो दूर, 4 महीने आज बीत चुके हैं जब आपको खबर बता रहे हैं और हमारे जरा ये बता रहे हैं कि इंतजामिया की सीनियर अफसर लेफ्टिनेंट गवर्नर को अब तक जानकारी देने में पूरी तरह नाकाम साबित हुए हैं। बिल्कुल, जम्मू कश्मीर के अंदर ये मामला जो है तामीर तरक्की का मामला दफा 370 के खात्मे से जुड़ा है, क्योंकि उसके बाद इंतखाबात अमल में लाए गए और बाज़ाब्ता तौर पर यह कहा गया है कि अब जम्मू कश्मीर के अंदर जो तामीर तरक्की, ग्रास रूट की जो तामीर तरक्की है उसको अब यकीनी बनाया जाए, क्योंकि अवामी नुमाइंदे जो चले। इस खबर पे मजीद बात करने के लिए हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ कश्मीर जो है हिलाल हांजुरी, वो भी इस वक्त फोन लाइन पे मौजूद है। हिलाल, बात हो रही है जम्मू कश्मीर इंतजामिया के हवाले से, बीडीसी इंतखाबात अमल में लाए गए, डीडीसी इंतखाबात अमल में लाए गए, जहां सियासी मुद्दा अलग था, वहीं पर अगर हम इंतजामी मुद्दे की बात करेंगे तो ये बात कही जा रही थी कि जम्मू कश्मीर की तामीर तरक्की को यकीनी बनाने के हवाले से ऐसे इंतखाबात अमल में लाए गए, क्योंकि 70 सालों के अंदर ऐसा कुछ यहाँ देखने को नहीं मिल रहा था। लेकिन उस बीच जब वही बीडीसी या डीडीसी अपने मुतालबात लेकर सड़कों पे आए तो इंतजामिया की जानिब से एक हाई पावर कमेटी तश्कील दी गई थी। 8 दिनों के अंदर उन्हें रिपोर्ट सौंपने की बात कही गई थी। 4 महीने गुजर गए, ना ही कमेटी का रिपोर्ट आया और ना ही ऐसे हालात देखे जा रहे हैं कि बीडीसीज या डीडीसी मेंबरान जो है वो खुद मुतमईन हो अपने आप में, तो लोगों का हाल किस तरीके का होगा? लेकिन जो ये 8 अप्रैल को जो ये कमेटी बनाई गई थी, तब इसका यही टास्क दिया गया था कि जो डिप्टी कमिश्नर्स हैं और डिविजनल कमिश्नर्स हैं, क्योंकि जब से पंचायत राज एक्ट का निफाज जमीनी स्तर पर हुआ है, जिसमें डीडीसी इलेक्शन भी हुए हैं और उसके साथ साथ पंचायत इलेक्शन भी हुए हैं, तो उसके बाद जो उनके पावर्स थे उसमें किसी हद तक जो पावर्स हैं वो डीडीसी चेयरमैन को दिए गए, डीडीसी काउंसलर्स को दिए गए हैं। तो उस पर फिर एक नया कानून लाने के साथ साथ यहाँ उसकी इम्प्लीमेंटेशन एक टारगेट सरकार के लिए था। लेकिन जो एक कमेटी थी उन्हें यही रिकग्नाइज करने के लिए कहा गया था और उन्हें यही बताने के लिए कहा गया था कि कौन किसको कितने पावर्स होंगे, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव स्तर पर हो या उसके साथ साथ पंचायती स्तर पर हो। लेकिन इस कमेटी के लिए 8 दिन थे, लेकिन आज 4 माह लगभग मुकम्मल हो गए, लेकिन अभी भी ये कोई हतमी रिपोर्ट या कोई भी रिपोर्ट देने में नाकाम रही है। दरअसल ये जितने भी इसके ऑफिसर्स हैं या जितने भी इसके मेंबरान हैं, वो जेडी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी से लेकर बाकी जितने भी ऑफिसरान इसमें हैं, वो आप देखेंगे कि वो हाई लेवल ऑफिसर्स हैं जो सेक्रेटेरिएट में काम करते हैं, जिन्हें दूसरे काम भी होते हैं। लेकिन आम लोगों में ये तासुर है कि सेक्रेटेरिएट ठीक तरह से काम नहीं करता है, ब्यूरोक्रेसी के अंदर काफी तजाद पाया जाता है। आपने सही मोहम्मद साहब बुखारे से लेकर पीडीपी से लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस, जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज उनकी सज्जाद लोन की जानब से भी इस तरह के स्टेटमेंट्स आए हैं कि यहाँ अफसरशाही चल रही है और एंजॉयमेंट ज्यादा और काम बहुत कम हो रहा है। और आज जब हम इस कमेटी के रिपोर्ट की तरफ देखते हैं जो अभी तक नहीं आया है, तो उससे भी उसी चीज के साथ तशबीह की जाती है कि एंजॉयमेंट वहां पर काफी ज्यादा है, वहां पर जो पावर्स है उसका सही इस्तेमाल नहीं हो रहा है अवामी बहबूद के लिए। नतीजा ये है कि इस कमेटी को जो रिपोर्ट देनी थी वो अभी तक तैयार नहीं हुई है, क्योंकि सेक्रेटेरिएट लेवल पर या ब्यूरोक्रेसी लेवल पर जो एंजॉयमेंट हो रही है और काम सही ढंग से नहीं हो रहा है, उसी चीज को मद्देनजर रखते हुए आज 4 माह के बावजूद ये रिपोर्ट नहीं बनी हुई है। तो हिलाल, क्या इसको इस एतबार से भी काफी अहम माने कि अगर आप उन पावर्स की बात करेंगे जो अवामी नुमाइंदों को सरकार की तरफ से देने के लिए मुल्क की सबसे बड़ी पंचायत या पार्लियामेंट के अंदर वजीर दाखिला बार बार आवाज
उठाते रहे और हिज़्ब इख्तिलाफ पर तनकीद करते रहे जो 60-70 वर्षों में उन्हें नहीं मिले। अगर ये पावर्स आज चले जाते हैं तो ब्यूरोक्रेसी का जो इल्जाम लग रहा है उसकी कहीं ना कहीं खुद तस्दीक कर रहे हैं, उस पर मोहर लगाकर हिज़्ब इख्तिलाफ के जो सवालात थे उन पर ब्यूरोक्रेट्स एक तरह से जो सवाल उठ रहे थे उनको सही ठहराया जा रहा है। देखिए, जब से ये 3 टायर पंचायत के लिए जो एक्सरसाइज हुई, इसमें कोई शक नहीं है कि पूरे मुल्क के अंदर इसका सरकार को काफी क्रेडिट मिला है और देना भी चाहिए था, क्योंकि बहुत वक्त के बाद इस तरह की चीजें देखने को मिली जिसमें पब्लिक की इन्वॉल्वमेंट रहती है, डेमोक्रेसी की इन्वॉल्वमेंट रहती है, जो जमहूर है उसका इन्वॉल्वमेंट रहता है। लेकिन उसके बाद जब उन्हें पावर दे गए, आप जिन डीडीसी को आपने चुना या जिन चेयरमैन को आपने चुना, उन्हें अभी भी पता नहीं कि उन्हें क्या पावर्स है, उन्हें अभी भी पता नहीं कि कौन कौन से ऑफिसर्स उन्हें मारता है, उन्हें पता भी नहीं है कि उन्हें कहाँ कहाँ पर जाना है। आपके डिप्टी कमिश्नर को पता नहीं है कि डीडीसी मेंबरान और डीडीसी चेयरमैन की बिजात उन्हें क्या कुछ करना होगा। उसी चीज को देखने के लिए, परखने के लिए और कुछ सॉर्ट आउट करने के लिए इस कमेटी को तश्कील दिया गया था, जिसे हाई पावर कमेटी का नाम दिया गया। हिलाल, जब डीडीसी को खुद ये मालूम नहीं है कि उसके पावर्स क्या है, किस हद तक वो काम कर सकता है तामीर तरक्की को लेकर या दूसरे मामलात को लेकर, तो इस बीच इंतजामिया का दावा करना कि तामीर तरक्की का जाल बिछाया जा रहा है, किस हद तक ये इसको सही मान सकते हैं? देखिए, जब आप पब्लिक के साथ बात करेंगे तो पब्लिक आपको सब कुछ कहती है, क्योंकि एप्लीकेशन ऑफ आर्टिकल 370 हुआ और उसके बाद तकरीबन 1 साल हड़तालों में गुजर गया और जो अनसर्टेनिटी थी कश्मीर के अंदर उसमें गुजर गया, तो पूरा पैरालाइज हुआ था, कोई डेवलपमेंटल काम नहीं हुआ था। अगर कहीं पर हुआ था 5% के आसपास हुआ था। और उसके बाद जो नेक्स्ट ईयर आया तो उसमें हमने देखा कि यहाँ पे लॉकडाउन हुआ है, तो लॉकडाउन के नतीजे में भी जितने भी तामीराती काम थे वो बिल्कुल बंद रहे और उसमें भी हमने देखा कि पैरालाइज का काफी हिस्सा उसमें भी गुजरा है। तो इस तरह से जम्मू कश्मीर के अंदर साल 2019 के बाद जो रफ्तार थी डेवलपमेंट की, बिला शक व शुबा उसमें काफी गिरावट आई है। और अब जबकि ये पंचायती राज सिस्टम या इस निजाम को यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया गया था जमीनी स्तर पर, और फिर जब उन्हें ताकत देनी है या इख्तियार देने हैं, जब मेंबरान को ये मालूम नहीं होगा कि उन्हें किस नहज पे चलना है, किस लाइन पे चलना है, कहाँ पर जाना है, क्या क्या अथॉरिटी है, क्या क्या उन्हें पावर्स है, जब उन्हें ये मालूम नहीं होगा तो फिर किस तरह वो डिलीवर कर पाएंगे? क्योंकि अभी भी कोऑर्डिनेशन नहीं है। जो सरकार है या एडमिनिस्ट्रेशन है, एडमिनिस्ट्रेशन और जो लोकल बॉडीज के जो लोग हैं या डीडीसी के जो लोग हैं उनके दरमियान अभी भी तालमेल नहीं है। और तालमेल न होने की वजह यही चीज है कि ये जो हाई पावर कमेटी बनाई गई थी उससे जो रिपोर्ट देनी थी, ताकि उसके बाद उन्हें भी मालूम हो सकता था क्या उन्हें करना है, कहाँ कहाँ पर उन्हें जाना है, कहाँ कहाँ इख्तियारात उन्हें हैं, तो फिर उससे एक पब्लिक को रिलीफ मिल सकता था। वजह यही है कि एक पैरालाइजेशन अभी इसी वजह से है कि उन्हें मालूम नहीं है उन्हें क्या कुछ करना है। उनकी डिवीजन कमिश्नर के पावर जब हम 3 टायर पंचायत को देखते हैं तो वहां पर भी वो चीज हो जाती है, उन्हें भी इस बारे में कुछ मालूमात नहीं है, क्योंकि उसी वक्त लगा जब इस कमेटी बनी है और उस कमेटी का ना होना, उनकी रिपोर्ट ना होना, ये अभी पब्लिक के लिए काफी नुकसान है। चलिए हिलाल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में हमारे साथ बने रहने के लिए। हिलाल हांजुरी, जो बात हो रही थी कि डीडीसी या बीडीसी के इख्तियारात और इस हवाले से इंतज़ामिया के मामला, लेकिन इस बीच प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और प्रोग्राम के अंदर जहां हम अपने प्रोग्राम में बार बार समाजी मामलात पे भी बात करते हैं और समाजी बुराइयों के हवाले से भी हम बात करते हैं, वहीं पर आज के प्रोग्राम में हम मुत्तहिदा मजलिस उलमा की उस तकरीब की भी बात करेंगे जो तकरीब कल श्रीनगर के अंदर मुनक़द हुई, जिसमें मुफ्ती आज़म मुफ्ती नासिरुल इस्लाम के अलावा दूसरे उलमा और इमाम मसाजिद ने शिरकत की। यहाँ पर बहुत सारे क्या करेगा मुत्तहिदा मजलिस उलमा का जो कल श्रीनगर के अंदर तकरीब हुई उसमें बहुत सारे मामलात ज़हर बहस लाए गए, जहां वादी के अंदर खुदकुशी के बढ़ते मामलात सामने रखे गए, उसके साथ साथ मंशियात का इस्तेमाल और इसके कारोबार के हवाले से भी बात गई। लेकिन सबसे बड़ी बात मीरवाइज और दूसरे कैदियों की रिहाई का भी मुतालबा किया गया और इस बीच कहा गया है कि बाज़ाब्ता तौर पर LG मनाउसना को इस हवाले से एक ख़त लिखा जाएगा जिसमें ये तमाम चीज़ें रखी जाएगी। श्रीनगर के अंदर
मुत्तहिदा मजलिस उलमा का ये तकरीब और तकरीब के दौरान जो खदशात का इजहार किया गया है मौजूदा सूरत हाल पर, यानी जिस तरीके से वादी कश्मीर के अंदर खुदकुशी के मामलात बढ़ रहे हैं और खुदकुशी के मामलात के साथ साथ अगर हम बात करेंगे तो मंशियात के कारोबार और मंशियात के इस्तेमाल के हवाले से भी खदशात का इजहार किया गया और मीरवैस की रिहाई के साथ साथ दूसरे कैदियों की रिहाई का मुतालबा किया गया। श्रीनगर से हमारे साथ सैयद तजम्मुल भी इस वक्त मौजूद है। तजम्मुल, प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है। जिस तरीके से कल मुत्तहिदा मजलिस उलमा की तकरीब अमल में लाई गई, मीरवैस की रिहाई और दूसरे सियासी कैदियों की रिहाई के साथ साथ मंशियात के कारोबार और इस्तेमाल पर बात की गई और उसके साथ साथ अगर हम बात करेंगे वादी कश्मीर के अंदर जो खुदकुशी के मामलात 1-2 महीने के अंदर ज़्यादा देखने को मिले उस पर बात की गई, तशवीश का इजहार किया गया। लेकिन सबसे बड़ी बात जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मुफ्ती आज़म मुफ्ती नासरुल इस्लाम ने कही, उसने ये कहा कि तकरीब के दौरान ये इस बात पे जोर दिया गया है कि इस को तोड़ने के लिए मसले की बुनियादों पर काम ना किया जाए बल्कि मसले की बुनियादों से उठकर काम करना चाहे ताकि समाज के अंदर जो ये खराफात, जो ये बिदात, ये नासूर पैदा हो चुके हैं उन पे काबू पाया जा सके। क्या कुछ खाका है इस पूरी तकरीब का? बहुत बहुत शुक्रिया साहिल साहब। आसिफ साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कहते हैं कि एक आलिम की जुबान को बंद करने का मतलब है कि आप बहुत कुछ अच्छा नहीं कर रहे हैं। जब एक आलिम को आप अपनी बात समाज तक पहुंचाने से रोकते हैं तो समाज में इस तरह के बिदात का पनपना जो है वो कोई नई बात नहीं। आपने मनशियात की बात की, आपने घरेलू तशद्दुद की बात की, आपने ऐसे अजहान बदलने की बात की जो लोगों ने गुज़श्ता से पैबस्ता बहुत सारे मामला देखे। हालांकि एक बाअसर आलिम, खतीब, हाफिज किसी भी तौर तरीके से जब अपनी बात रखता है, मिंबर और महराब से ये बात जब बाहर जाती है तो समाज में तब्दीली जो है नागुज़ीर हो चुकी है। देर से ही सही, लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सरबराह मुफ्ती आज़म मुफ्ती नासरुल इस्लाम ने कल जो एक पहल की, एक कोशिश की कि मीरवैस, मौलवी मोहम्मद उमर फारूक समेत जितने भी मजहबी रहनुमा, चाहे उनके बाद मजहबी रहनुमा होने के साथ साथ उनकी सियासत भी हो, तो उन्हें फौरी तौर पर रिहा किया जाना चाहिए, क्योंकि उनका जो असर जुबान का है लोगों तक पहुंचने का, उसे बहुत ज्यादा मदद मिल सकती है। जो इस वक्त हमारे टीन एज बच्चे और बड़े जिम्मेदार वालिदैन जिन्हें अपने बच्चों की कफालत, बच्चों की खिदमत खलक के लिए अपने आप को वक्फ करना चाहता, लेकिन बदकिस्मती से गलत और बिद्दतों में पड़ चुके हैं, मनशियात की आदात में पड़ चुके हैं। लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने कोशिश की पहले मेन स्ट्रीम पार्टी को इकट्ठा करने की, और जाते जाते मोदी ने कहा था कि सब जाओ और इकट्ठे जम्मू कश्मीर के अवाम की खिदमत करो। लेकिन अभी तक उन्होंने उन लोग स्टेक्स तक रीच आउट नहीं किया जो 5 अगस्त के एब्रोगेशन के बाद अब बरसी भी आने वाली है। उन्होंने उलमा, खतीब, हाफिजीन और बड़े अहम जिम्मेदार शख्सियात जो हैं, उन्होंने भी 4 अगस्त 5 अगस्त को तस्लीम नहीं किया। कहा कि स्टेट को यूटी में कन्वर्ट करना इंसानियत के दायरे से बाहर है और किसी का हक छीनना और किसी का हक हासिल करना भी बहुत बड़ा गुनाह है। इसी तरह से इन उलमा को ऑन बोर्ड लेने के लिए मुझे लगता है एक बड़ी कोशिश की गई है नासिरुल इस्लाम की तरफ से, और इसके नताइज का हमें इंतजार है। पुलिस की जानिब से जब जम्मू कश्मीर के अंदर मंशियात मुखालिफ मुहिम छेड़ी गई थी तो उसके बाद अवामी दरबार मुनक़द किए जा रहे हैं और आवाम से बार बार ये कहा जा रहा है कि पुलिस को इस बारे में ताउन किया जाए। इमाम मसाजिद से मांग की जा रही थी, यानी हर गाँव जाकर, हर हल्के या ब्लॉक में जाकर पुलिस को ऐसे दरबार का इनेकाद करना पड़ रहा था। जब अब श्रीनगर के अंदर मुत्तहिदा मजलिस उलमा ऐसी तकरीब का इनेकाद करेगी जिसमें मंशियात के कारोबार और इस्तेमाल पर रोक लगाने की बात कही जा रही है, तो कहीं ना कहीं आपको ये लग रहा है कि जो जम्मू कश्मीर पुलिस की जानिब से एक अपनी मुहिम छेड़ी गई थी, अब उस मुहिम को मजीद कामयाब बनाया जा सकता है अगर उलमा, इमाम मसाजिद इस तरीके से आगे आए? देखिए, पुलिस का मिशन अपनी जगह है और उसको तकवीयत मिलेगी इस नए रोल मॉडल से जिस वक्त उलमा मैदान में आएंगे। लेकिन देखिए, पुलिस जो है वो इसको सोशल कम्युनिटी पुलिसिंग कहते हैं और इस तरह का प्रोग्राम दिया जाता है। लेकिन बाद में जब आप गिरफ्तार किए जाते हैं तो 3 अहम स्टेक होल्डर होते हैं। पुलिस तक गिरफ्तार करके ले जाती है, लेकिन बाद में कोर्ट से जमानत मिल जाती है और जमानत के आगे पुलिस बेबस हो जाती है। बंदा वापस आ जाता है और उसने थोड़ी ना तौबा कर लिया होगा 30 दिनों का, 20 दिनों का, जो उसका कारोबार, जो उसकी
नशेली लत पड़ी है उसको, वो 30 दिन में थोड़ी छोड़ेगा, 15 दिन में छोड़ेगा। एक तो इस बॉन्ड को बड़ा स्ट्रांग करना होगा। पुलिस जब कार्रवाई करती है तो उसको जुडिशरी का मदद बड़े अच्छे से मिलना चाहिए था, और जुडिशरी में आज आप देखेंगे कि बड़ी तादाद में लोग जो है जमानतें करने आ जाते हैं। जमानत भी उनका हक है, लेकिन थोड़े से इसको मॉडिफाई करना होगा, बेहतर और करना होगा। नंबर 2, जब उलमा और पुलिस का कोई ना कोई रोल जो है वो यकसा होता है, उसमें सियासत नहीं होती है, उसमें यूनिफॉर्म का रोल नहीं होता है। जैसे समाजी बितात है, जैसे आपने घरेलू तशद्दुद की बात की, डोमेस्टिक वायलेंस की, आपने जहेज की बात की, आपने मनशियात के आदि बच्चों को बाहर निकालने की बात की। अगर इसमें कोऑर्डिनेशन हो जाए किसी भी यूनिफॉर्म का और उलमा का, मुझे लगता है कि समाज को एक कंट्रीब्यूशन मिलेगा। लेकिन साहिल साहब, क्योंकि जब आप इसको 3 चीजों से तोड़ते हैं, एक तो आप कहते हैं मीरवाइज को रिहा करो, और उसके बाद हम सब मिलकर, क्या ये कंडीशनल है कि उनकी रिहाई और सियासी रहनुमाओं की, उलमा की रहनुमाओं की जो रिहाई है, उसके एवज आप अपनी सियासत को तरक करेंगे और उसके बाद आप समाज बिता पे आएंगे? क्या उलमा अमूमन जमा के मौके पर, चूंकि इन दिनों कोविड की वजह से मजलिसों का इनकाद कम हो पाया, लोगों की महदूद तादाद आ जाती है, क्या ऐसा है कि उलमा सिर्फ समाजी बिदात पर बात करेंगे और बाकी मसाइल पर बात नहीं करेंगे? लेकिन जो भी होगा, एलची मनोज सिन्हा को कुछ देर बाद लेटर चला जाएगा, और हो सकता है कि उसके बाद कुछ रहनुमाओं की रहनुमाई हासिल करने के लिए समाज में उनकी रिहाई मुमकिन की जाए। लेकिन उलमा का भी स्टेक है, उन्हें भी बैक होम, उनको भी आंसरेबल बनाया गया है, उन्हें भी कई एक मामलात है। लेकिन उलमा को ऐसी मीटिंग का इनका जारी रखना होगा, मेरी तजवीज है, और उसके बाद इस तरह के बिदात का खात्मा ना सही, लेकिन शुरुआत की जा सकती है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस खबर पे हमारे साथ बात करने के लिए। और भी मौजूद है जिन पे हम बात करेंगे, किश्तवाड़ दक्षिण इलाके के हवाले से भी बात होगी, लेकिन प्रोग्राम में वक्त हुआ है एक और छोटे से तिजारती वक्फे का। तिजारती वक्फे के फौरन बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज़।